हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होने के साथ साथ आज वित्त वर्ष 2017 का भी आखिरी कारोबारी दिन है। मार्केट्स फिलहाल पूरे हफ्ते की तेजी के बाद आज कंसोलिडेट कर रहे हैं। 9160 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी हल्का प्रेशर देखने को मिला है। रफली 30 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिली, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग है, यानी मिड कैप्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में आज देखें तो आज के सेशन में तेल गैस शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही बाजार पर बैंक्स को लेकर प्रेशर है। आईटी और एफएमसीजी यहां पर प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मौजूद भी है ऐसे कुछ स्टॉक्स की सूची लेकर जहां पर आज एक्शन बना दिख रहा है। पूजा, कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन है? जी, पहले न्यूज़ बेस्ड स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। आज रिलायंस डिफेंस में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पर खबर भी है कि प्रमोटर्स ने अपने कुछ शेयर्स हैं वो बाय और प्लेज कर दिए गए हैं और सीडीआर से भी बाहर होने की खबर निकल कर आ रही है, जिसके चलते करीब 3.5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। मेक इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर भी 11:30 बजे कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें नॉन प्रमोटर को शेयर जारी करने पर फैसला संभव हो सकता है और इस खबर के बाद इस स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एसकेएफ इंडिया 1500 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक के लिए अगला ट्रिगर हो सकता है और शेयरधारकों ने कल बायबैक को मंजूरी भी दे दी है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज तेज़ी है। मुकन यहाँ पर जापान की कंपनी के साथ एक करार कर लिया है। एलॉय स्टील के फिनिशिंग और रोलिंग के लिए करार किया गया और ये जो जेवी बनेगी इसमें मुकन का करीब 49% स्टेक होगा और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी अच्छी तेज़ी है। करीब 5% की मजबूती के साथ इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। आज फर्टिलाइजर शेयर दौड़े हैं। कैबिनेट यूरिया सब्सिडी पर फैसला लेगी, जिसके चलते फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स, आरसीएफ, जुआरी, दीपक फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स, इन तमाम फर्टिलाइजर्स शेयरों में आज तेज़ी देखने को मिल रही है। नई एनपीए पॉलिसी पर भी विचार होने की बात की जा रही है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज तेज़ी है और खास करके साउथ बेस्ड कंपनी जो जितने भी बैंक्स हैं वहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। विजया बैंक, साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। शिपिंग शेयरों में भी आज उछाल है। श्रेयस शिपिंग, जी शिपिंग, एससीआई, एसआर शिपिंग, ये कुछ ऐसे शिपिंग कंपनियां हैं जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रही हैं। एनबीएफसी स्टॉक्स भी आज फोकस में है, यहाँ पर भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट, इंडिया बुल्स वेंचर, इक्विटास, ये कुछ ऐसे एनबीएफसी काउंटर्स है जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। करीब 4% की मजबूती इन सभी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेरेमिक्स शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिल रही है। ओरिएंट बेल, निटको, HSIL, ये कुछ ऐसे सेरेमिक्स काउंटर हैं जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। चावल शेयरों में भी आज बढ़त है। कोहिनूर, LT फूड्स, लक्ष्मी एनर्जी, ये कुछ ऐसे राइस स्टॉक्स हैं जो कि मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। ऑटो एसरी शेयरों में भी आज रफ्तार है। बैंको इंडिया, 3M इंडिया, टालरोज ऑटो, ये कुछ ऐसे ऑटो एसरी शेयर हैं जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। जी पूजा, शुक्रिया बताने के लिए। तमाम शेयर्स जहां पर आज बढ़त है। इनफैक्ट अगर इंडाइसेस के हिसाब से देखें तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है और सबसे ज्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रिलायंस का है। फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों पर रिलायंस ऑलमोस्ट 4-4.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। रिलायंस का जो जियो ऑफर है उसकी आज आखिरी डेट है, यानी कि प्राइम में आपको अपडेट करना होगा, वरना फ्री सर्विसेज 31 मार्च को क्लोज हो जाएंगी। साथ ही अब बात करते हैं बड़ी हैपनिंग्स की। आज शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है। मेरे सहयोगी आलोक मौजूद भी हैं। आलोक, शाम को ये बैठक होनी है और एजेंडे में एनपीओ को लेकर भी कोई फैसला आ सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए एनपीए को लेकर जो सरकार नई पॉलिसी, नई मैकेनिज्म बना रही है आरबीआई के साथ मिलकर, उसको लेकर अनाउंसमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार बैंकों में जो भारी एनपीए है उससे निपटने के लिए काफ़ी लंबे समय से एक रणनीति बना रही है, एक मैकेनिज्म बना रही है। और अगर मैं बताऊं तो उसमें जो पॉलिसी आ रही है उसमें जो प्राइवेट एआरसीज़ की है उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका आ सकती है उनकी। साथ ही साथ जो कैश रिच सीपीएसईज हैं उनको एक सीमा के भीतर जो ऐसी कंपनियां जिनके पास काफ़ी सारा लैंड है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके पास असेट्स हैं, उनको निपटने के लिए कुछ पैसा वहां से लिया जा सके जो सीपीएसईज हैं। इसके अलावा जो जॉइंट लेंडर फोरम है वहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशन को रिलैक्स किया जाएगा ताकि जॉइंट लेंडर फोरम जो है वो फैसला जल्दी ले सकें। और साथ ही साथ कई सारे विलफुल डिफॉल्टर्स के लिए भी क्रिमिनल ऑफेंस बनाने का प्रोविजन इस नई नीति में आ सकता है। साथ ही साथ पहले बता दें कि जो डीआरटी और सरफेसाई एक्ट है उसको पहले ही सरकार ने अमेंड कर दिया है और काफ़ी मजबूत बना दिया। तो सरकार को लगता है कि जो नई एनपीए पॉलिसी आएगी वो काफ़ी मजबूत होगी, काफ़ी सख्त होगी, जिससे कि जो लोग पैसा लेकर बैठे हुए हैं बैंकों का उन पर दबाव बनेगा और वो जल्द से जल्द पैसा वापस करेंगे। तो ये एनपीए पॉलिसी को लेकर आज बड़ा फैसला कैबिनेट में हो सकता है। इसके अलावा जो 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं
उसमें यह है कि जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस है उसको लेकर कुछ जो यूरिया पॉलिसी है 2015 वाली, उसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे कि देश में जो कंपनियां यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उनको सब्सिडी देने में सरकार को मदद मिल सके। जो बाहर से इंपोर्ट होता है यूरिया, उसमें कुछ जो चीज़ें जो इंपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तमाम चीज़ें जो इंक्लूड होती हैं, तो उस रेट के हिसाब से जो देश में रेट होगा यूरिया का, उसको पैरिटी दी जा सकती है, जिससे कि देश में जो मैन्युफैक्चर करने वाले कंपनियां हैं उनको ज़्यादा राहत मिल सके। इसके अलावा सरकार एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर काम कर रही है, वो है मेगा पावर पॉलिसी में अमेंडमेंट। जो सरकार की मेगा पावर पॉलिसी अमेंडमेंट है उसमें भी आज बदलाव किया जा सकता है, जिससे कि देश में 2022 तक जो कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में बिजली पहुंचाई जाएगी, तो उसके तहत काम हो सकता है, जिसमें कि जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं उनको जो पीपीए साइन करते हैं, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन करते हैं, और साथ ही यूरिया पॉलिसी को लेकर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। आलोक, जीएसटी काउंसिल की बैठक भी आज शाम को होनी है, किन बातों पर आज चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, फोकस जो रहेगा उनका रूल्स पे रहेगा। रूल्स और प्रोसीजर्स जो कि जीएसटी के कानून के पास होने के बाद अब सरकार को नोटिफाई करना है। तो इसमें जो रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो जो 9 सेट्स ऑफ रूल, मतलब 9 सेट रूल बनाए गए हैं जीएसटी काउंसिल की तरफ से, जिसमें से 5 सेट्स जो हैं वो उसको लेकर सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है। जो रूल्स हैं 5 सेट्स, जिसमें अगर करें तो जिसमें अगर बात करें तो रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, रिफंड, इनवॉइस और रिटर्न्स, ये तमाम चीज़ों के बारे में जीएसटी काउंसिल ने रूल्स अप्रूव कर दिया है। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो कंपोजिशन, वैल्यूएशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट और ट्रांजिशन, इन 4 चीज़ों पर अभी फैसला होना बाकी है। जो रूल्स हैं इस पर बनने बाकी हैं। तो आज की जो बैठक होने वाली है, 13वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इसमें तमाम रूल्स और प्रोसीजर पर चर्चा की जाएगी, इसको फाइनलाइज किया जाएगा। और जो कैबिनेट, जो संसद से बिल पास हुआ है, उसमें थोड़ी बहुत अगर फेरबदल करने की जरूरत है उस फेरबदल किया जाएगा। और इसके बाद से, आज की बैठक के बाद से जो फिटमेंट है, यानी कि किस वस्तु पर कितना जीएसटी रेट होगा, उस पर काम शुरू किया जाएगा। जी आलोक, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे इन दोनों ही अहम मुद्दों पर। तो जीएसटी काउंसिल की भी आज बैठक होनी है और साथ ही कैबिनेट में भी यूरिया पॉलिसी और एनपीए को लेकर कोई फैसला आ सकता है। लेकिन साथ ही बैंकों के एसेट क्वालिटी रिव्यू का आज आखिरी दिन है। बैंकों की फिलहाल वित्तीय स्थिति में कोई सुधार हुआ है? सुमित मेरे सहयोगी मौजूद है। सुमित, 6 महीने का समय दिया गया था, डेडलाइन आज खत्म हो रही है, कोई बदलाव, कोई सुधार वित्तीय स्थिति में दिख रहा है बैंकों की? आज AQR का अंतिम दिन है। दरअसल बैंकों की जिस तरह की सिचुएशन ख़राब हुई थी पिछले कुछ एक साल पहले की सिचुएशन देखें और आज की सिचुएशन देखें तो बैंकों की सिचुएशन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, वो AQR की वजह से ही आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एक साल पहले जब बैंकों के NPAs लगातार बढ़ रहे थे और घाटा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तब इस प्रोसेस को लाया गया। दरअसल इस प्रोसेस के तहत जो बैंकों के NPA अकाउंट्स हैं उसके अंदर कुछ फेरबदल किया गया है, फिर NPA की जो नॉर्म्स है उसके अंदर फेरबदल किया गया, जिससे जो बैंकों के NPA उसके अंदर कुछ कमी आते हुए दिखाई पड़े। और आज इस पूरे ही प्रोसेस का लास्ट, यानी 31 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेडलाइन है। कुछ बैंकों की सिचुएशन पे अगर नज़र डाली जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि FY16 में जिसने घाटा पोस्ट किया है, भले ही Q4 के अंदर FY15 में भले मुनाफे से घाटे के अंदर आई है, लेकिन जो सिचुएशन थी NPS की, वहाँ पर काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। ओवरऑल नंबर जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। हालांकि सरकारी बैंकों के जो NPS हैं उस पर कोई खास इजाफा नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। चाहे SBI देखिए 6.5% के आसपास के NPS हैं, PNB रफी 12% के NPS, ICICI करीब 6% के आसपास के NPA। इसके अलावा कुछ और बैंकों की बात करें तो उसमें प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक करीब 1.5% के आसपास के NPS यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े। बैंकों के घाटे भी बड़े हैं, इसमें PNB करीब 5,367 करोड़ रुपए घाटा देकर गया। तो अदरवाइज NPA के जो स्टेटस है उसमें बहुत रिलीफ तो नहीं आया, लेकिन हाँ AQR प्रोसेस को लेकर जरूर ये बात की गई कि 31 मार्च जो है वो डेडलाइन से काफ़ी कम है और उसको थोड़ा और बढ़ा कर देना चाहिए था। तो देखना होगा कि ये जो डेडलाइन है वो बढ़ती है या फिर नहीं। साथ ही डेडलाइन आज पुराने नोटों को जमा करने को लेकर भी है। RBI के ऑथोराइज्ड ऑफिसेज में पुराने नोट जमा किए जा सकते हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी मौजूद भी हैं। प्रकाश, RBI के दफ्तर में आज पुराने नोट जमा करने का आखिरी दिन है, भीड़ को मैनेज करने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं? तो पैसा निकले तो 8वां 9वां चक्कर है। देखिए, 2 कैटेगरी के जो लोग हैं, जो लोग 9 नवंबर 2016 के बाद डिमोनेटाइजेशन पीरियड में देश के बाहर थे, और जो लोग NRI हैं, उनके लिए नोट बदलने की आज आखिरी दिन है।
31 मार्च को। लेकिन जो ऐसे NRI जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है उनके लिए 30 जून तक का वक्त है पुराने नोट एक्सचेंज करने के लिए। मैं RBI के दफ्तर के बाहर हूँ, आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं अपने पुराने नोट एक्सचेंज कराने के लिए, और उसमें वैसे लोग भी काफ़ी हैं, काफ़ी संख्या है जो कि NRI भी नहीं हैं और जो उस 9 नवंबर के बाद के ड्यूरेशन में बाहर नहीं थे लेकिन उनके पास पुराने नोट बच गए हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको बदलने का मौका दिया जाए। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आप अपने नोट एक्सचेंज कराए हैं? हाँ जी। आप NRI हैं या फिर उस वक्त बाहर थे? हम बाहर नहीं थे, यहीं थे। हमारी माता जी गुजर गई थी तो उनके थोड़े पैसे पड़े थे, वो बदलवाने के लिए आए थे। माता जी गुजर गई थी पहले, नवंबर से पहले, साल भर हो गए। आप सर बताएं। हम पैसे चेंज कराना आया, हमारे बच्चे हुए थे लेकिन ये चेंज नहीं हो रहे हैं। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें एक मौका दिया जाए जो कि हम अपने पैसे को चेंज। तो आप डिमांड क्या करना चाह रहे हैं? या तो हमें एक डेट दी जाए या फिर सबके पैसे चेंज किए जाए। ऐसे लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे आज आए हैं जिनके पास पुराने नोट्स कुछ बच गए हैं, उसको एक्सचेंज करना चाहते हैं। वो सरकार से इस बात की फरियाद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस डेडलाइन को बढ़ाया जाए। वैसे लोग जो कि NRI भी नहीं हैं और जो इस ड्यूरेशन के दौरान देश के बाहर भी नहीं थे, उनके पास जो पुराने नोट्स बच गए उसको एक्सचेंज किया जाए। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक स्थिति ये है कि RBI के दफ्तर के बाहर काफ़ी भीड़ है, वैसे लोगों की भी जो आज दो कैटेगरी जिनको आज नोट बदलना है और उन लोगों के लिए भी जिनके लिए मियाद पहले खत्म हो चुकी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि शाम तक इसमें कितनी कमी आती है और कितने सक्सेसफुली इसको अंजाम दिया जाता है। जी, यानी कि जो NRIs हैं उनको तो 30 जून तक का समय मिल सकता है, लेकिन जो आखिरी दिन है वो 31 मार्च है। साथ ही ये जो वित्त वर्ष गुजरा है आज आखिरी दिन है। कुछ बड़े ट्रिगर्स मार्केट के लिए रहे, उसमें चाहे ब्रेग्जिट है या फिर राजन का जाना, वो भी एक बड़ा ट्रिगर माना जा सकता है। डीमोनेटाइजेशन भी बाजार के लिए एक अहम ट्रिगर रहा है। कुछ ही देर में संदीप मौजूद रहेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब 1 अप्रैल 2018 या 2017 यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें क्या अहम ट्रिगर्स हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो BS3 गाड़ियों की बिक्री को लेकर बैन लगाया है, उसके चलते 2 व्हीलर कंपनियां बम्पर डिस्काउंट्स दे रही है। नोएडा के एक शोरूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। भीड़ देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ क्यों है। वजह है कि 31 मार्च वो आखिरी दिन है जब आप BS3 पे डिस्काउंट पे जो बाइक मिल रही है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन शोरूम ओनर और शोरूम के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि इस भीड़ को काबू कर पाएँ और इनसे लगातार कम्युनिकेशन कर पाएँ। मैम, सबसे पहला सवाल कि BS3 आधारित जो बाइक है क्या अभी स्टॉक में है, क्योंकि लोग जो है उसके लिए काफ़ी बड़ी संख्या में। एक भी गाड़ी नहीं है हमारे पास, लेकिन लोग हैं, लोगों को डील करना हमारा काम है। हम लोग कर रहे हैं डील, हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन रात से 11 बजे से लगे पड़े हम लोग वही। और BS3 कल ही खत्म हो चुका था स्टॉक, आज है ही नहीं, एक भी गाड़ी नहीं है। आप कौन सी बाइक लेने के लिए आए थे, कब से आए हैं और क्या? TVS RTR लेने आया था, पर सर अभी आके ऐसा माहौल देख के कोई मुझे चांस लग नहीं रहा है कि बाइक मिलने का। अच्छा, क्या डिस्काउंट मिल रहा था जिसके लिए आप यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए? एक्चुअली मैंने न्यूज़ में देखा जैसा कि 15,000 16,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने तुरंत आज सुबह में आया कि ले लेता हूँ, पर कोई मिलने का चांस नहीं लग रहा जैसा फिर यहाँ पे लग रहा है। BS3 मॉडल जो है उनके पास नहीं है, BS4 मॉडल है फ्रेश प्राइस पे जो मिल पाएगा। लेकिन लोगों के भीड़ और जो उनकी डिमांड है उसको आप देख के आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव इस वक्त सभी ऑटो कंपनीज के शोरूम पे होगा। और अलग अलग तरीके से इस दबाव को खत्म करने की, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज आखिरी दिन है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के लिहाज से हो या फिर BS3 मॉडल को खरीदने के लिहाज से हो। कोशिश हर कोई की ये है कि एक बाइक इस डिस्काउंट के तहत वो खरीद सके। कैमरामैन बंटी के साथ समीर दीक्षित, नोएडा, जी मीडिया। तो भारी इन्वेंट्री थी जिसे निकालना चाह रही थी कंपनी और इसके चलते बम्पर डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस ज़्यादातर डीलर्स के पास स्टॉक अब खत्म होता दिख रहा है। संदीप मेरे सहयोगी मौजूद हैं। संदीप, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब वित्त वर्ष 2018 जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही है, बाजार के लिए सबसे अहम और सबसे बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले जो और सबसे बड़ा ट्रिगर जो है मार्केट्स के लिए वो है GST। 1 जुलाई को इसकी डेडलाइन रखी गई है। काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके। कल संसद से भी इस बिल को मंजूरी मिली है। आज फिर से GST काउंसिल की एक बैठक होने वाली जिसमें किन आइटम्स के ऊपर क्या टैक्स रेट होगा वो डिसाइड किया जाएगा। तो 1 जुलाई की जो डेडलाइन है अगर ये मीट होती है तो बाजार के लिए काफ़ी बड़ा ट्रिगर होगा। दूसरा है मानसून की चाल। देखिए, IMD ने अपना अनुमान जारी नहीं किया है, लेकिन हाँ, स्काईमेट ने केवल 50% प्रोबेबिलिटी दी है कि इस बार सामान्य मानसून रह सकता है। तो IMD क्या अनुमान देता है और किस तरह से मानसून थ्रू आउट द सीजन रहता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार की जो चाल है वो
डिपेंड करेगी, क्योंकि काफ़ी सारी जो की कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी और घरेलू गैस की जो कीमतें हैं उसके ऊपर फैसला आएगा। एक तो कल से नई कीमतें लागू होनी और उसके बाद फिर से 1 अक्टूबर से कीमतें लागू होनी है, तो उसमें क्या निकल के आता है, तो वो 4 सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें फर्टिलाइज़र, पावर, उसके साथ साथ स्टील और टाइल्स क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनके लिए इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन 4 सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद यूपी में जिस तरह से भारी जीत मिली है सरकार को, क्या रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया उसमें और तेज़ी देखने को मिलेगी, क्या डिमोनेटाइजेशन जैसे कुछ बड़े कदम और सरकार लेगी तो उसको बाजार पसंद करेगा, ऐसे अगर फैसले आते हैं तो वो एक ट्रिगर का काम करेगा। इसके अलावा कंपनी को जो तिमाही नतीजे हैं, सरकार किस तरह कदम लेती है, किस तरह के रिफॉर्म्स आते हैं और क्या स्टेप्स लिए जाते हैं पॉलिसी फ्रंट पे, उसका तिमाही नतीजों पे क्या इंपैक्ट आता है, उस पर भी बाजार की जो चाल है वो काफ़ी हद तक निर्भर करेगी। ये तो रही डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात। विदेशी ट्रिगर्स की अगर आप बात करें तो पहली बात तो है ट्रंप किस तरह से अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क सेट करते हैं, क्या फैसले लेते हैं, उसके ऊपर भी इंडियन मार्केट्स में जो एफआईएस का फ्लो भी डिपेंड करेगा। फेड का जो दरें बढ़ाने का फैसला है वो किस तरह से लिया जाता है, क्योंकि 3 बार उन्होंने गाइड किया कि इस बार दरें बढ़ेंगी इस साल में, 1 बार वो बढ़ा चुके हैं, क्या 2 बार और बढ़ती हैं वो देखना होगा। ब्रेक्जिट, इसका जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है, उससे जुड़ी हुई क्या खबरें निकल के सामने आती है, यूरोपियन यूनियन से उनके किस तरह के रिश्ते रहते हैं, क्या अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर, वो भी काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। इंडियन कंपनीज की चाल किस तरह से निर्भर करेगी और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो चाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आईटी कंपनीज के लिहाज से और फार्मा कंपनी के लिहाज से। और आखिर में क्रूड की चाल, देखिए ओपेक ने प्रोडक्शन कट का फैसला लिया था, मई में फिर से उनका रिव्यू होने वाला, उसका जो क्रूड प्राइसिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है ये भी इंडियन इकोनॉमीज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुल मिला के 10 ऐसे ट्रिगर हैं जो कि FY18 के लिहाज से इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक फ्रंट पे और साथ ही ग्लोबली क्या ट्रिगर्स रह सकते हैं वो संदीप आपने बताया, शुक्रिया बताने के लिए तमाम ट्रिगर्स। फिलहाल मार्केट फिलहाल एक अच्छी रिकवरी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर है, 9190 के आसपास फिलहाल मार्केट्स, और इस तेजी में रिलायंस का अहम हाथ है, ऑलमोस्ट 9 साल की ऊंचाई पर रिलायंस का शेयर ट्रेड कर